स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी, पांच ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज अपने चर्चा करने वाले हैं, आज अपने मंथन करने वाले हैं एक ऐसे करियर ऑप्शन पर जो बड़ा एक्साइटिंग टाइप का है, लीक से हटके हैं। सैकड़ों बच्चे मुझसे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं और विशेष रूप से बच्चे ये बोलते हैं कि सर कोई ऐसा करियर ऑप्शन बताओ जिसमें कि ऐसा रूटीन टाइप का 9 to 5 टाइप का जॉब ना हो, कुछ थ्रिल हो, कुछ एक्साइटमेंट हो। तो उनके लिए विशेष रूप से ये जो वीडियो है, एंड उस करियर का नाम है रो एजेंट। यस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज अपने वीडियो में अपने बात करेंगे कि रो एजेंट का रियल में काम क्या होता है, उसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उसके सिलेक्शन के क्राइटेरियाज क्या है, कुछ एक भ्रांति है रो के बारे में, वो क्या है। कुछ एक कंफ्यूजन रहता है कि बच्चों को कि रो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, सीआईडी, तो ये जो है एक ही है या सेम है, किस लेवल पर कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कुछ एग्जांपल्स, एंड उनका काम क्या रहता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे ये थ्रिलफुल है, एंड कैसे कुछ एक मिसनोमर्स या भ्रांतियां रो के बारे में एक समाज में है, जनता में है। जैसे रो के बारे में ऐसा बोलते हैं कि भी रो वाले किसी को भी उठा के रो एजेंट बना देते हैं, उसको विदेश में भेज देते हैं, उसको पाकिस्तान में भेज देते हैं, उसको अमेरिका में भेज देते हैं, वहां पे खुफिया एजेंसी इकट्ठा करने का काम। तो ऐसा नहीं होता, ये केवल शायद मूवी में दिखाया जाता है या उसका रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस रहता है। जैसे ही रो की बात आती है तो हमें याद आते हैं अजीत डोभाल साहब, श्रीधर साहब, देन रविंद्र कौशिक, एम के धर। तो ये ऐसे नाम है, और साथ में रो की या इंटेलिजेंसी की या रो एजेंट या ऐसी, तो हमें याद आता है शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, जो कि ब्लैक गॉगल लगा के, लंबा कोट पहन के, टाई लगा के, तो हर वक्त वैसा भी नहीं रहा जाता। कुल मिलाकर आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रो का देखेंगे। सबसे पहले जो चार कंफ्यूजन होते हैं कि रो, आईबी, सीबीआई एंड सीआईडी में डिफरेंस क्या है। सामान्य भाषा में अगर बात करते हैं तो रो का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लेवल की इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो देश के बाहर, विदेश से संबंधित, जहां पे अपने देश को किसी प्रकार का थ्रेट हो, कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, कोई टेररिज्म अटैक का थ्रेट हो, तो इंटरनेशनल लेवल की इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है रो। नेशनल लेवल पर, देश के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग, खुफिया एजेंसी कलेक्ट करने का काम है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि कोई क्राइम होने के बाद उसके बारे में डिटेलिंग करना, उसमें कौन एक्यूज्ड है, कौन क्रिमिनल है, किसको सजा होनी चाहिए और उसके हिसाब से कोर्ट में पेश करना, वो है सीबीआई का काम। एंड सीआईडी का काम होता है स्टेट लेवल की, स्टेट, राज्य स्तर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस भी होती है, लेकिन सीबीआई एंड सीआईडी ये ऐसे प्रकार के केस हैंडल करती है जो या तो पुलिस से हो नहीं पाते, या कहीं ना कहीं समाज में या ऐसा लगता है कि पुलिस दबाव में आ सकती है। किसी बिग शॉट पे केस है तो लोग डिमांड करते हैं कि इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई सेंट्रल लेवल पर है, सीआईडी स्टेट लेवल पर है, ये इंक्वायरी करने वाली एजेंसी है। एंड रो इंटरनेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस गैदरिंग करने वाली एजेंसी है। एंड आईबी नेशनल लेवल पर। ओवरऑल देश का अगर बात किया जाए कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का सिस्टम क्या है, चार इसका विंग होता है माननीय प्रधानमंत्री साहब की अध्यक्षता में, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी सबसे ऊपर, देन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस गैदरिंग, देन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि नेशनल लेवल पर, एंड एक होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस जो रहता है मेनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना हो तो उसका होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये ओवरऑल एक सिस्टम है इंटेलिजेंस गैदरिंग का। जैसे किसी पड़ोस में कोई महिला होती है ना, जिसके पास सारी की सारी सूचनाएं होती है, कौन क्या कर रहा है, किसकी बेटी किसके घर जा रही है, किसका बेटा किससे मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो गैदरिंग करने का काम, भेष बदल बदल के, बात बदल बदल के, रूप बदल बदल के, व्यवहार बदल बदल के, चाल बदल बदल के, और बस वही रो है, वही आईबी है, वही इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब मिसकंसेप्शन रो के बारे में, पहला कि भाई एकदम
ब्लैक गॉगल्स लगा के लंबा कोट पहन के ही जीवन भर रहना है और चारों तरफ सुविधाएं होगी, तो ऐसा नहीं होता। रो के अंदर या आईबी के अंदर एकदम हार्श सिचुएशन में भी इंसान को रहना होता है। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है, जैसे अपने बात किया था कि किसी को भी पिक करके और किसी को भी रो एजेंट बना के और किसी को भी विदेश भेज देते हैं, ऐसा नहीं होता। तीसरा कि रो के एजेंट को हमेशा भेष बदल के ही रहना होता है, तो हमेशा वाला नहीं होता। जब आपको किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का वक्त आता है, तब आपको अपना रूप, अपनी पहचान, अपना चाल ढाल, अपना सलीका, अपना तरीका, ताकि उसको आइडेंटिफाई सामने वाला ना कर पाए। नाउ रो है क्या, कब बना? 1968 में। देखो इसमें मैं आपको बताता हूं कि रो की स्थापना 1968 में क्यों हुई या करने की जरूरत क्यों पड़ी। 1965 1965 का जब इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसको मेजर इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाता है कि इसकी वजह से युद्ध हुआ था, इसकी वजह से इतनी जनहानि धनहानि हुई एंड जो सरकार है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाई। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, पहले जो इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती थी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पर, उसमें से रो को सेपरेट करके इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाया गया, ताकि इंटरनेशनल लेवल के थ्रेट या इंटरनेशनल लेवल की जो सूचनाएं हैं उनको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कलेक्ट किया जा सके एंड उसके हिसाब से देश को सिक्योरिटी थ्रेट या सेफ्टी मतलब प्रोवाइड यानी कि करवाई जा सके। कारण मैंने बताया, कोर वर्क, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लेवल, जिससे एंटायर कंट्री को जियो पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर या एग्जिस्टेंस के लेवल पर कहीं ना कहीं खतरा हो, तो वो काम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फेमस नेम, सबसे ज्यादा फेमस नेम जो है वो है अजीत डोभाल साहब का। आप अगर गूगल करेंगे अजीत डोभाल साहब को तो आपको मिल जाएंगे। आईपीएस ऑफिसर जो काफी साल तक अलग अलग देशों में भेष बदल के भी रहे एंड उन्होंने देश के लिए इतना शानदार काम किया है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है। यूनिकनेस, देखो कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आप उसमें आरटीआई करके कोई सूचना मांग सकते हैं, लेकिन रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता। दूसरा, ये किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता, ये रिपोर्ट करता है डायरेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को। यानी कि जो सेक्रेटरी, मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि कैसे कौन कौन अधिकारी होते हैं रो में, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल का जो अधिकारी होता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री साहब को अथवा तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए के माध्यम से पीएम साहब को रिपोर्ट करता है। बाकी ये ना पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह है ना किसी और के लिए। सो ये एक ऐसी गुप्तचर, रियल सेंस में गुप्तचर एजेंसी है जो कि किसी के लिए भी अपने बोल सकते हैं कि लायबल नहीं है, किसी को भी जवाबदेही इसकी नहीं है। एंड एक ये खास बात है कि अगर आप रो में जा रहे हैं, अगर रो ने आपको चूज किया है, तो वहां पे ये रहता है कि इवन फैमिली, आपके परिवार को भी इस चीज का पता नहीं होना चाहिए कि आप रो ऑफिसर हैं या रो एजेंट है। सो दिस इज यूनिकनेस। ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे ऑनरेबल पीएम साहब इसमें सबसे टॉप पर है और रो के जो सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करते हैं। बाकी इसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जैसे कि एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, कुछ एक जॉइंट सेक्रेटरी रहते हैं अलग अलग टेक्निकल विंग के, देन कंट्री वाइज इसमें डिवीजन होता है कि अफ्रीकन कंट्री का जॉइंट सेक्रेटरीज, एशियन कंट्रीज का, अमेरिकन कंट्रीज का। सो उस देश से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने का ये काम करते हैं। नाउ बात आया कि फंक्शन, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हमारा बात हो गया। नलिफाइंग इंटरनेशनल थ्रेट्स, मान लीजिए कि किसी देश ने धमकी दिया कि हम फला फला तारीख को भारत पर हमला करेंगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि ये केवल कोरी धमकी है या उसमें कुछ दम है या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये सारी चीजों के बारे में कलेक्ट करके एंड उसको नलीफाई करने का काम। देन एंटी टेररिज्म एक्टिविटी एंड ड्रग प्रिवेंशन, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो ड्रग्स वगैरह आते हैं तो उसको प्रिवेंट करने का काम। कुल मिलाकर अगर सिंपल बोला जाए तो मेजर मूव अगेंस्ट कंट्री, अगर देश के खिलाफ कोई भी कुछ इस प्रकार से कर रहा है इंडिया के खिलाफ,
तो उसके खिलाफ काम करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करना, वो है मेन फंक्शन रो का। अब आती है बात एंट्री की। सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन यह था कि किसी को भी उठा के एंड किसी को भी रो का एजेंट बना सकते हैं, जो कि टोटली गलत है। देखो, पहले रो में जो सिलेक्शन होते थे वो आर्मी से लोग डायरेक्ट लिए जाते थे, सिविल सर्विसेज से लिए जाते थे, नेवी से लिए जाते थे, स्टेट जो पीसीएस वगैरह होते हैं उनसे लिए जाते थे। लेकिन बाद में 1983 में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए एक सर्विस का गठन किया गया, जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, यानी कि RAS, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस। अब रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस के अंदर आपका सिलेक्शन तब होगा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया, यू मस्ट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आपका इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। एंड उसमें खास चीज ये देखा जाता है कि विद एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। केवल गवर्नमेंट सर्वेंट होना, केवल हाई रैंक का गवर्नमेंट सर्वेंट होना, केवल इंडियन सिटीजन होना, केवल इंटेलिजेंट होना, केवल मेहनती होना इज नॉट सफिशिएंट फॉर रो। मेन क्राइटेरिया है कि एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। सो ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कहाँ से लिया जाता है, ये मैंने ऑनरेबल अजीत डोभाल साहब का पिक्चर लगाया है, जो कि एक आइडियल है हम सबके लिए। और इसमें IAS, IPS, IRS यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, उसमें से भी लेते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से भी लेते हैं, जो स्टेट का या नेशनल लेवल पे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो संस्था है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ से भी लेते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, तो वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको भी हायर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेजर जो क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है कि वेरी वेरी डीपली उसका एंटायर प्रोफाइल चेक होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताइए आप, रो आप मैंने बताया अब तक, तो आपके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो सकता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें है सीक्रेसी, ट्रस्ट। जब तक रो को आप पर विश्वास नहीं बैठेगा कि ये बंदा या ये बंदी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नेशनल लेवल पर अगर कोई थ्रेट हुआ तो उसको किसी भी कीमत पर डिस्क्लोज नहीं करेगा कोई इंफॉर्मेशन, तब तक रो उसको नहीं लेता है। सो दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उसके बाद अगर सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग की बात करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होती है 2 वीक की लगभग, देन एडवांस ट्रेनिंग होती है लगभग 1.5 से 2 साल की। एंड उसमें वही आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड सिखाया जाता है। जैसे बाकी देशों की इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद, ISI, FBI, CIA वगैरह, तो उनके केस स्टडीज वगैरह, देश की इकोनॉमी के बारे में, देश के IT स्ट्रक्चर के बारे में, देश का न्यूक्लियर जो फैब्रिक है उसके बारे में, ड्रग्स के बारे में, टेररिज्म, मतलब कुल मिला के जो जो थ्रेट्स कंट्री को हो सकते हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो है ये सर्वाइवल टेक्निक्स एंड सीक्रेसी। हर प्रकार की सिचुएशन में, हर प्रकार के एनवायरनमेंट में, हर प्रकार की कंट्री में जो सरवाइव करने की जो क्षमता है वो, एंड हाउ टू मेंटेन सीक्रेसी, हाउ यू कैन बी वेरी वेरी डेडिकेटेड टू कंट्री। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रो चूज यू, यू डोंट चूज रो। यानी कि रो आपको सेलेक्ट करेगी, आप रो को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन नहीं है कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा और अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आई एम एलिजिबल फॉर MBBS, या मैं जी का एग्जाम दूंगा और अगर मेरा रैंक आता है तो आई एम एलिजिबल फॉर IIT। सो ये वो चीज नहीं है। इसमें आपका अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेजर क्राइटेरिया है हाउ टू मेंटेन सीक्रेसी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आप कंट्री के लिए कितने कटिबद्ध है, आप किस प्रकार से ओड सिचुएशन में
सरवाइव कर सकते हैं। सो ये है एक मोटा मोटी आइडिया रो के बारे में। एक्साइटिंग करियर है लेकिन डिमांडिंग करियर है। केवल शेरलॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड को देख के आप इसमें नहीं जा सकते। अगर रियल में थ्रिलफुल काम करना है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता है, अगर आपके पेट में बात पचती है, तो आप रोका या आईबी वगैरह का सोच सकते हैं। अदरवाइज और भी करियर ऑप्शन है, तो उसके बारे में और बात करेंगे। नमस्कार एंड मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ जिसमें आपको सुनने में मजा आएगा, जानकारी मिलेगी एंड आप थोड़ा मोटिवेट होंगे कुछ करने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम है मनीष।